हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर में। और मैं आज न्यूज़पेपर शुरू करने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ बच्चों। तो ये देखिए, ये मैंने अपने ब्लॉग को थोड़ा डिज़ाइन कर लिया है, साइट बना ली है स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर। और ये अब पूरी अरेंज हो गई है अच्छे से। तो आप मेरे ब्लॉग पे जाइए, स्टडी फॉर द बेटर फ्यूचर .com, सॉरी ऑनलाइन का पड़ गया, मैंने इसे .com में चेंज कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन नहीं लिया जाता है, तो मैंने अब इसे .com कर दिया है। तो मेरा ब्लॉग एड्रेस है अब www.studyforthebetterfuture.com। तो ये वेबसाइट पूरी अच्छे तरीके से बन गई है और वर्क भी कर रही है। ये यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं। और आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है आप होम बटन पे क्लिक करके इजीली वहां पे जा सकते हैं। अभी मैं इसे और डिस्क्राइब कर दूंगी, यहाँ पे और सारी कैटेगरीज बना दूंगी, तो आप बड़े आराम से यहाँ पे रीड कर लेंगे। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने न्यूज़पेपर की तरफ। और आज हमारा दिन है मंडे, मई 17, 2021। और हमारी पहली हेडिंग है न्यूज़पेपर की, इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक ऑन द एनवायरनमेंट। तो पेंडेमिक, जैसा कि हम सब बहुत बार पेंडेमिक सुन रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भी था कि पेंडेमिक माने होता है जब कोई बीमारी, महामारी का रूप ले ले। ठीक है, जो महामारी यानी विश्व में फैल जाए, बहुत बड़ी तबाही मचाने लगे, हजारों करोड़ों लोगों की जान लेने लगे, तब उसे पेंडेमिक कहा जाता है। तो पेंडेमिक में एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ रहा है हम यहाँ देखेंगे। तो यहाँ दो तरह के इफेक्ट दे रखे हैं, एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बच्चों, ये आपका जो पूरा टॉपिक जो द हिंदू इन स्कूल की सीरीज निकाल रही हैं आजकल एनवायरनमेंट को लेकर के, तो इससे आप अच्छा सा अपने एसए का टॉपिक भी तैयार कर सकते हैं, या फिर कहीं भी मैगजीन में, डिबेट में अपने स्कूल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनके पॉइंट्स आप यहाँ से उठा सकते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पेज अच्छे से लिख के अपने ब्लॉग पे डाल दूंगी। आप वहां से जाके इसको पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियोस में थोड़ा सा सुनने में ठीक रहता है, पर वीडियोस के साथ साथ लिखते नहीं बनता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहले हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते हैं। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में सबसे पहला जो टॉपिक दिया हुआ है वो है यहाँ पे CO2 इमिशन, माने उत्सर्जन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट दैट इमर्ज्ड लेट 2020 showed that the pandemic did have an impact on the CO2 emission last year। तो जो 2020 के अंत में जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे पता चलता है कि CO2 इमिशन का क्या प्रभाव पड़ा। तो widespread shutdown, drastic reduction and industrial activities and commuter traffic led significant drop in the level of greenhouse gases in the atmosphere। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पेंडेमिक इफेक्ट हुआ है उसकी वजह से पूरे विश्व में लॉकडाउन रहा, और अभी भी लॉकडाउन चल रहा है जैसे भारत के कई स्टेट्स में। तो उसकी वजह से जितनी भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं ये लगभग बंद हैं, हमारे ऑफिस बंद हैं। ऑफिस बंद होने से हमारे एसी, फैक्ट्रियाँ, ये सब बंद हैं। तो ऑब्वियसली ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो गया है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का भी इमिशन कम हो गया है। तो थोड़ी सी हवा साफ साफ सी है। In November 2020, the World Meteorological Organization (WMO) estimate that the annual global CO2 emission reduced 4.2 to 7.5% in 20। तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने अंदाज़ा लगाया था 2020 में CO2 का इमिशन घटा है लगभग 4.2 से लेकर के 7.5% तक। और विश्व के लिए वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 की तुलना में 7% तक कम था। और वैज्ञानिकों ने इसमें अस्थायी कमी की ओर इशारा किया है। तो ये कमी क्या है? अस्थायी है, टेम्परेरी है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तभी तक है ये कमी। उसके बाद जैसे ही सब कुछ खुलेगा हमारी सारी गतिविधियां फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर से इमिशन उसी की रफ्तार पकड़ लेगा। और महामारी के कारण उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर अंकुश नहीं लगा पाएगा। और जब क्योंकि हम ये एक्चुअली जो रिडक्शन हुआ है, ये जो
पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सिर्फ तभी तक के लिए है जब तक लॉकडाउन है। जैसे ही ये सब कुछ खुलेगा ये दोबारा से वो ही रफ्तार पकड़ेगा अपनी। तो इससे हम क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे कोई भी मतलब उसको हम रोक नहीं पाएंगे, ना ही हम उसको खराब होने से रोक पा रहे हैं। However, we can consider this a positive impact because a pandemic has shown as it's not impossible to reduce CO2 emission, and it has offered as many lessons on nature conservation lesson, albeit learned the hard way. तो फिर भी हमको इसे पॉजिटिव में लेना चाहिए, क्योंकि पेंडेमिक ने हमें सिखाया है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो इसका एमिशन घटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, पॉल्यूशंस। पॉल्यूशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी की गुणवत्ता, यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में है, इसके द्वारा किए गए अध्ययन में दशकों में पहली बार गंगा नदी का पानी पीने के लिए पर्याप्त पाया गया है। यानी कि पीने के लिए किसी पानी में जितना TDS लेवल एक्सेट्रा होना चाहिए वो सब कुछ गंगा नदी के पानी में दशक में पहली बार हुआ है। वैज्ञानिकों ने इसके लिए महामारी से प्रेरित लॉकडाउन को जिम्मेदार ठहराया है। सीवेज औद्योगिक मतलब जो इनका कचरा होता है ये डायरेक्ट नदी में खोल रखा है इन्होंने, इसमें 500% की कमी आई थी और नदी के आसपास के क्षेत्र में मानवीय गतिविधियां लगभग शून्य थीं। US, यूरोपीय देश और चीन में किए गए अध्ययनों में भी अपने अपने देशों में इस मतलब नदियों में सुधार पाया गया है। सिर्फ ऐसा भारत में ही नहीं हुआ है, पूरे विश्व की नदियों में सुधार पाया गया है। और लेस नॉइस, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक इन्होंने यहाँ पे उठाया है, क्योंकि हम जब भी पोल्यूशन की बात करते हैं तो मेनली हम बस ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर पोल्यूशन, पेड़ों की कटाई एक्सेट्रा पे ही रुक जाते हैं। पर ये जो पोल्यूशन है ना, ये इस समय का सबसे बड़ा पोल्यूशन बन के उभरा है, मतलब मुझे जैसा लगता है। लेस नॉइस पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है शहरों में कि मतलब सड़क पे चलना मतलब अपराध सा हो गया है बिल्कुल। और जिनके घर मतलब मेन चौराहे के आसपास हैं उनकी तो शायद नींद कभी पूरी ही नहीं होती है नॉइस से। अच्छा, क्या कोई मुझे बताएगा कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए नॉइस लेवल कितना होना चाहिए, यानी डेसिबल कितने में होना चाहिए? तो चलिए अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अगर किसी को पता हो तो बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। Noise. With industries and traffic falling silent for a major part of the pandemic, there are been a reduction in noise pollution. For instance, a short-term study conducted in Pune last year showed that commercial area witnessed the maximum drop from 74.56 decibel in March 2020 to 66.55 in April 2020. यानी महामारी के बड़े हिस्से में एक उद्योग, यातायात में जो इनके नॉइस में जो कमी आई है, इससे नॉइस पोल्यूशन में कमी आई है। एग्जाम्पल के लिए पिछले साल पुणे में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि जो कमर्शियल एरियाज हैं उनमें 74.56 डेसिबल से अप्रैल 2020 में 66.55 तक की गिरावट देखी गई है। डेसिबल का मतलब होता है जो हम नॉइस पोल्यूशन की यूनिट तय करते हैं उसे डेसिबल में लिखा जाता है। और जोन 49.53 डेसिबल से 47.11 डेसिबल तक कमी आई है। और शोर में इस तरह की कमी दुनिया के बहुत सारे देशों में देखी गई है। अब आ जाता है यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पे क्या असर पड़ा है। After several early cases of COVID-19 were linked to a wet market in China, wildlife trade became a central to discussion on public health. और जैसा कि हमें मतलब शुरुआत में ही देखने को मिला है कि COVID-19 जो एनिमल से ही फैला एक वायरस है, तो इस तरह से वन्यजीव व्यापार सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक चर्चा का विषय बन गया और चीन और वियतनाम जैसे देशों ने बड़े पैमाने पर वन्यजीव व्यापार पर प्रतिबंध लगाने में तेजी से काम किया है। चीन ने पेंगोलिन के लिए कानूनी सुरक्षा को
ध्यान में रखा है। और देश में सबसे प्रिय एनिमल जो कि पांडा है, इसके भी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और लगभग सभी घरेलू व्यापार और उपयोगों पर रोक लगा दी है। और ये महामारी के सबसे सकारात्मक परिणामों में से एक है। और वैज्ञानिकों ने बताया है कि स्वच्छ हवा, पानी होने के कारण पौधे बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं। और अब चलिए हम देख लेते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट, क्योंकि किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इम्पैक्ट होते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट है इस समय बायोमेडिकल वेस्ट, क्योंकि हम सभी देख रहे हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि हम लोगों को हर दिन जिन्हें भी बाहर निकलना है उन्हें डेली, अगर वो सर्जिकल मास्क यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें डेली दिन भर में 2-3 मास्क चेंज करने हैं और ग्लव्स चेंज करने हैं, पीपीटी किट चेंज करनी है हर दिन डॉक्टरों को, हेल्थ वर्कर्स को, और जो भी इवन जो भी बाहर निकल रहा है, जो भी जा रहा है आ रहा है। तो इस तरह से बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और सबसे ज़्यादा ये ओशन को भी इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, नदी नालों में ऐसे ही हमारे वहाँ पन्नियाँ फेंक दी जाती हैं, है ना, और ये बायोडिग्रेडेबल तो होते ही नहीं है और ना ही अभी गवर्नमेंट ने इनको डिस्पोज करने का कोई भी चीज़ को मतलब खोजा है कि ये इनका डिस्पोज कैसे किया जाएगा, और ना ही नॉर्मल जनता जागरूक होती है इन चीज़ों के लिए कि इन्हें हमें किस तरह से डिस्पोज करना है। तो बायोमेडिकल चीज़ जो है बहुत बड़ा मुद्दा, अभी तो सबका ध्यान कोविड की तरफ है, पर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आने वाले समय के लिए। उसके बाद हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, प्लास्टिक इज बैक। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्लास्टिक दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ चुकी है, क्योंकि हमारे मास्क, हमारे पीपीटी किट, हमारा जो भी मतलब दवाइयाँ और खाने का सामान, मतलब हर सब कुछ एक अलग प्लास्टिक बैग में पैक्ड है। फिर उसे सैनिटाइज करना, बहुत कुछ अब दोबारा से प्लास्टिक फिर से जिंदगी में आ रहा है। यानी यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ साल पहले दुनिया प्लास्टिक की समस्या के प्रति जाग गई थी और वन टाइम यूज प्लास्टिक का विकल्प खोज रही थी, और बहुत सारे देशों ने तो वन टाइम प्लास्टिक को मतलब इस्तेमाल करने पे बहुत ही कड़ा जुर्माना भी लगा दिया था। वन टाइम प्लास्टिक उन्हें कहते हैं बच्चों, जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दी जाए। जैसे बहुत कुछ होता है, अब जैसे दवाइयों के ऊपर आप सपोज करिए, जैसे कोई भी दवाई है, सपोज ये, अब इसके ऊपर ये जो ढक्कन लगा हुआ है प्लास्टिक का, ये हम दोबारा थोड़े ना यूज करेंगे, हम इसे फेंक देंगे। प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, हमारे क्रीम पाउडर होती हैं, उनमें ढक्कन, डिब्बे, पेन, कलर्स के डिब्बे, है ना, पन्नियाँ जिनमें किताबें पैक होके आती हैं, ये रीयूजेबल नहीं होती। तो इनका कहने का मतलब ये था कि इन्हें कम से कम इस्तेमाल किया जाए, इस तरह के प्लास्टिक को कम यूज किया जाए, क्योंकि इनका डिस्पोजल का तरीका अभी भी आम जनता के पास नहीं है। हम तो इसे बस कूड़े में फेंकते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं। और फिर इसलिए, लेकिन जब से ये महामारी आई है तब से क्या हो गया कि हर चीज को अलग रखना है, अलग पैक करना है, कोई छुए ना। तो उसके लिए सबसे इजीली अवेलेबल चीज क्या है, हमारे पास प्लास्टिक है। और इसके अलावा प्लास्टिक उत्पाद कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लाइक पीपीटी सूट, फेस शील्ड, मास्क, दस्ताने, ये सब कुछ प्लास्टिक का बना होता है। सीरीन्स प्लास्टिक में पैक होती है, दवाइयाँ, और हॉस्पिटल में आने वाला हजारों सामान, है ना, कटलरी, और आजकल तो वो चल रहा है ना कि प्लास्टिक के डिस्पोजल वाली प्लेट्स में खाना खाओ, फेंक दो। मीन से जो कोविड पेशेंट है उसका छुआ हुआ बर्तन किसी को भी नहीं देना है। तो अब घर में कितने बर्तन अलग होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक वाली प्लेट्स ला रहे हैं डिस्पोजल, उन्हें खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई कोविड पेशेंट 20 दिन के लिए कहीं भी जाता है तो वो दिन भर में 4 बार भी खा रहा है, तो दिन भर में 4 प्लेटें, 4 गिलास, 4 कटोरी प्लास्टिक की, है ना, इंटू 20 आप कर लीजिए कि एक घर से अगर एक व्यक्ति इतना यूज कर रहा है तो आपको इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि हर दिन कचरे की मात्रा कितनी निकल रही है। यहाँ पे दुनिया भर में होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा दी हुई है, जो कि 1.6 मिलियन टन प्रतिदिन होने का अनुमान है। इससे समुद्र तटों पर प्लास्टिक जमा होती है, गंदगी फैल रही है। नदियों में आप देख ही रहे हैं कि नदियों में लकड़ी और पत्तों के अलावा प्लास्टिक बहती हुई ज्यादा नजर आती है। और हमारा यहाँ पे लास्ट है इम्पैक्ट जो कि यहाँ दिया हुआ है, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉन्चिंग।
कोविड-19 के कारण बहुत से लोगों की नौकरी और आजीविका चली गई है, जिससे अवैध पेड़ों की कटाई, अवैध खनन, वन्य जीवों के व्यापार और शिकार बढ़ गए हैं। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वनों की कटाई में बढ़ने की खबरें हैं और पर्यटन पर आर्थिक रूप से निर्भर क्षेत्रों को संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पर्यटन बिल्कुल रुक गया है और यह जानवरों को बहुत कम सुरक्षा दे रहा है और वन्य जीवों के अवैध शिकार में वृद्धि हुई है। या तो भूखे परिवारों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए उनका अवैध शिकार हो रहा है और या फिर उनको बेचने के लिए, जिससे कि कुछ पैसे मिल सकें। तो ये थे हमारे इम्पैक्ट, पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखे। और फिर यहाँ पे है गेट क्रिएटिव, तो आप लोग भी क्रिएटिव बन सकते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें देख लीजिए। और अब चलते हैं हम अपने जीके टॉपिक पे। यहाँ है मीट द ब्लू ब्लड एनिमल। ये ब्लू ब्लड एनिमल किसका होता है? ऑक्टोपस का होता है। अ लुक एट द फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अ सी क्रिएचर ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पता लगने वाली हैं, तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो एन ऑक्टोपस इज अ कार्निवोरस। कार्निवोरस माने होता है मांसाहारी। सी क्रिएचर, क्रिएचर माने होता है जीव, एक जीव। और एन ऑक्टोपस, अच्छा आप लोग जब न्यूज़पेपर पढ़े करिए तो थोड़ा सा एन ए कहाँ पे लगा है, ये सारी चीजें भी आप लोग को ध्यान रहेंगी, इसलिए अखबार पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब इतना अच्छा अखबार आपको मिले तो जरूर पढ़ा करिए। एंड इट इज नोन फॉर इट्स 8 आर्म्स एंड सुपर्ब camouflage skills, proven intelligence, and for scattering ink to ward off predators। तो ये अपनी 8 भुजाओं और शानदार छलावरण कौशल और बुद्धिमत्ता और शिकारियों को भगाने के लिए ये जो इंक फेंकता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लेकिन इस नरम शरीर वाले मॉलस्क को के कई आकर्षण पहलू भी हैं और ये मॉलस्क है एक, ठीक है। तो इसके जो आकर्षण पहलू हैं इन्हें देख लेते हैं। इसमें मैनी हर्ट्स एंड मैनी ब्रेन, तो इसके बहुत सारे हर्ट होते हैं और ब्रेन होता है। मैंने एक दिन और भी बताया था कि ऑक्टोपस के 3 हर्ट होते हैं, जो कि 1-2 हर्ट पूरे यहाँ पे आपको बता रही हूँ मैं। इस मॉलस्क के 3 दिल होते हैं, इनमें से 2 हृदय केवल रक्त को इसके गिल्स में ले जाने का काम करते हैं और दूसरा जो केवल 1 हर्ट बचता है वो अपने शरीर के सभी अंगों तक रक्त पहुंचाता है। चूंकि प्राणी की रक्त संरचना कुशल ऑक्सीजन परिवहन पे ही डिपेंड होती है, इसलिए 3 दिल उच्च दबाव में भी रक्त पंप करते रहते हैं। यानी कि ये समुद्र की तलहटी में रहता है जहाँ पे मतलब प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। ऐसे में ये फटता क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास 3 दिल होते हैं और इसकी पंपिंग चलती रहती है। और नाउ इट्स ऑन इट्स ब्रेन, तो ब्रेन की बात हो जाए, इट्स अ मोस्ट केस एन एनिमल्स इंटेलिजेंस इन प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ इट्स ब्रेन। तो ज्यादातर मामलों में किसी भी जानवर की बुद्धि उसके दिमाग और उसकी बॉडी के साइज के समानुपाती होती है। हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन होशियार जीवों के मस्तिष्क से शरीर का अनुपात बेहतर होता है। और यह एक ऑक्टोपस, अब किस तरह से इसका दिमाग होता है चलिए देखते हैं। उसके शरीर के अनुपात में इसका मस्तिष्क बहुत ही बड़ा है और ये अकशेरुकी जीवों में सबसे बड़ा है। और इसके केंद्रीय मस्तिष्क के अलावा इसकी प्रत्येक भुजा में न्यूरॉन्स यानी मस्तिष्क की कार्यशील इकाइयां होती हैं, जो इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करती हैं। इसके कारण कभी कभी रिपोर्टें भी बताती हैं कि इस मोलस्क के पास 9 दिमाग होते हैं, यानी कि 8 इसकी भुजाएं और 1 इसका खुद का सिर। एंड अ ब्लड ह्यूट प्रोटीन, ब्लू ह्यूट प्रोटीन। और ऑक्टोपस फेमस है जो इंक से छोड़ता है, ठीक है। और इसकी वजह ये भी है कि इसका ब्लू रंग का प्रोटीन यानी नीले रंग का खून भी। और एक ऑक्टोपस के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि इसका रंग नीला है, मानव शरीर के विपरीत जिसमें हीमोग्लोबिन एक आयरन से युक्त होता है और इसीलिए हमारे ब्लड का कलर रेड होता है आयरन होने के कारण। और इसका ब्लड क्योंकि तांबे से भरपूर है इसलिए नीले रंग का होता है, जिसे हेमोसाइनिन कहा जाता है। यह प्रोटीन ऑक्सीजन अणुओं को ठंड और कम ऑक्सीजन की स्थिति में भी ले जाने में मदद करता है, जिसमें एक ऑक्टोपस रहता है।
और ओशन में, क्योंकि ओशन में बहुत ही कम ऑक्सीजन होती है, और एक बार जब ये जानवर मर जाता है तो खून अपना रंग खो देता है, यानी खून वाइट कलर का हो जाता है। तो इतने सारे इम्पॉर्टेंट आपको फैक्ट्स पता चले इंटरेस्टिंग से। और हम आ गए हैं अपने दूसरे पेज पे, जिसका हमारा आज का पहला टॉपिक है द हिंदू इन स्कूल वर्ड ऑफ द डे। और हमारा वर्ड है एनॉमली। एनॉमली मतलब होता है किसी भी तरह की विसंगति या नियमहीनता, अवैधता, ठीक है। तो एनॉमली इज अ थिंग और अ पर्सन विच इज डिफरेंट फ्रॉम विच यूजुअल और एक्सपेक्टेड, like an error or a mistake in particular system। बहुत ही अच्छा वर्ड है, अपने वक्याब में ऐड कर लीजिए। और एग्जाम्पल है द सॉफ्टवेयर डिटेक्टेड एन अनोमली कॉज्ड बाय द वायरस। और हमारा दूसरा टॉपिक है वर्ड टूर, और आज हम वर्ड टूर में जाएंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला के सम फैक्ट्स देखेंगे। वेनेजुएला एक दक्षिण अमेरिका का देश है जो कि नॉर्थ में स्थित है। मैं आपको यहाँ पे मैप में दिखाती हूँ। बच्चों ये देखिए, ये वेनेजुएला है और ये अपनी बाउंड्री कहाँ कहाँ से शेयर कर रहा है। इसके वेस्ट में कोलंबिया है, ईस्ट में गुयाना है, डच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना है, यहाँ पे इक्वाडोर है, और उसके बाद ये ग्रीन कलर का एम्पायर ऑफ ब्राजील है। और वेनेजुएला में ही दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात, ठीक है, वाटरफॉल। तो हमने मैप देख लिया है। मैप में देख लेने से किसी भी चीज की इमेज आ जाती है और हमें उसे समझना बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम इसके फैक्ट्स देख लेते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित एक देश है जिसमें एक महाद्वीपीय भूभाग और कैरेबियन सागर में कई द्वीप समूह शामिल हैं। और वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? कराकस है। और यहाँ पे स्पेन की कॉलोनी पीरियड था, यानी उपनिवेश था, और 1829 में वेनेजुएला एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। और यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के बाद तख्ता पलट हुआ, जिसमें 1958 में राष्ट्रपति चुनाव के साथ समाप्त हुए, और निकोलस मदुरो 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। लेकिन अभी उनकी अध्यक्षता विवादों में है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज में विवाद ही चलता रहता है। और वेनेजुएला के पास विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, और इसकी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी तेल, कपास, कोको, चीनी, कॉफी और तंबाकू पे डिपेंडेंट है। क्या आपको पता है कि विश्व का पहला तेल भंडार देश कौन सा है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मुझे। और हमारे जो दक्षिण अफ्रीकी कंट्रीज हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो वाइल्ड लाइफ से भरपूर हैं पूरी तरीके से। और ये भी दिलचस्प जानवरों का घर है, जिसमें मैनिटिस, एंटीटर, 3-टो स्लॉथ, 2-टो स्लॉथ, जगुआर, अमेजन रिवर डॉल्फिन, ओरिनोको क्रोकोडाइल और दुनिया का सबसे बड़ा रेप्टाइल कैपिबारा शामिल है। वेनेजुएला में स्पेनिश आधिकारिक भाषा है, लेकिन 30 से अधिक अन्य स्वदेशी भाषाओं को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। और ये यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के इसका जवाब देना है। ये देखिए, ये है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टॉलेस्ट अनट्रिपल्ड वाटरफॉल इन वेनेजुएला, नेम इज विक्टोरिया एंजल नियाग्रा एंड दिस डांस फॉर्म। तो कौन सा है? वेनेजुएला एंजल एंड नियाग्रा, मैंने आपको शुरू में ही बताया था। और सेकंड क्वेश्चन है द डांस फॉर्म ओरिजिनेट इन वेनेजुएला, नेम इट टैंगो, साल्सा, जोरपो। तो कौन सा है इसमें? सी ऑप्शन सही है। और ये है आज के फन फैक्ट, इन्हें आपको खुद से पढ़ना है। पहला है बीज डिटेक्ट कोविड। तो ये आपको अच्छे से इसको पढ़िए और जो भी इसके क्वेश्चन है उन्हें गूगल करिए। और यहाँ पे आंसर्स भी दिए हुए हैं। देन वॉर ऑफ वर्ड्स है स्ट्राइक अप अ डिबेट ऑन गिव टॉपिक है आज का शुड द टोक्यो ओलंपिक्स गो अहेड एज अ शेड्यूल्ड। क्या टोक्यो ओलंपिक अपने शेड्यूल के अनुसार होना चाहिए? तो बताइएगा। और ये है यहाँ पे छोटा सा नंबर गेम। और अब हम आ गए हैं अपने इस
क्विज पे अर्थ वॉच मैच द डिस्क्रिप्शन विद द राइट वर्ड। तो आपको यहाँ पे राइट वर्ड चुनना है इन पॉइंट्स को पढ़ के, और ये क्विज आप सॉल्व करिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में करके बताइए। किसी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने का मजा तभी है जब उसमें आप दी हुई क्विज को खुद से सॉल्व करें, वरना न्यूज़पेपर वेस्टेज ही है एक तरीके से। अब हम आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे, और ये पहली पिक्चर है, और ये है टेनिस प्लेयर राफेल नडाल प्लेज टेनिस यूजिंग विच हैंड। तो नडाल ने यहाँ पे कौन से हैंड का यूज किया हुआ है आपको बताना है। 2 मिनट वर्ड सर्च में आज का टॉपिक है इजी सर्च डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग ब्रीड्स स्पॉट 6। आपको डॉग ब्रीड के कौन कौन से टाइप पता है तो प्लीज यहाँ पे 6 टाइप्स ढूंढ के इस ग्रिड में इनके आंसर्स दिखाइए। और इसके बाद हम आ गए हैं अपने 3 मिनट फन रीड पे, और यहाँ पे आज हमको ये बता रहे हैं कि कोई भी लाइफ कैसे स्टार्ट होती है। अब वो एग से एम्ब्रियो से एग किस तरह से बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अधिकांश जीवन अंडे या भ्रूण के रूप में शुरू होता है और वयस्कों में बदल जाता है, और उनमें से कुछ पूरे जीवन चक्र में अविश्वसनीय परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन का सबसे नाटकीय और अच्छी तरह से अध्ययन करें अगर आप तो एक कीड़े का कर सकते हैं, जो कि मतलब बहुत तेजी से उसकी सारी प्रोसेस बहुत तेजी से बदलती है। एंड यहाँ एक्टिविटी कॉर्नर में 2 क्वेश्चन दिए हैं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ विंग्स डू बटरफ्लाईज हैव, एंड व्हाट इज द प्यूपा ऑफ अ बटरफ्लाई कॉल्ड। अनस्क्रैम्बल इन अ मिनट में जब हम इन अल्फाबेट्स को अरेंज करके लगाएंगे तो हमारी स्पेलिंग बनेगी KALAMKARI, यानी कलमकारी। कलमकारी बच्चों एक क्लॉथ पे पेंटिंग करने का बहुत ही ज्यादा पुराना ट्रेडिशनल तरीका है। उस आर्ट को कलमकारी कहते हैं। मीनिंग दी है अ टाइप ऑफ कॉटन क्लॉथ प्रिंटेड एंड और पेंट बाय हैंड ओरिजिनली मेड इन सदर्न इंडिया। ये देखिए बच्चों, ये है कलमकारी की पेंटिंग्स। इस तरह पेंटिंग बनाई जाती हैं, साड़ियों पे प्रिंट होता है, सूट पे प्रिंट होता है, और ये साउथ इंडिया की ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ये देखिए, ये कुछ औरतें पेंट करते हुए नेचुरल हाथों से होती है, और अब तो हर चीज का डिजिटल वर्जन आ गया है, पर ये हाथों से बड़ी मेहनत से होती है। चलिए हम आगे चलते हैं, और अब हम आ गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, द हिंदू कॉम्प्रिहेंशन। ये कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ से सॉल्व करना है, और ये बड़ा ही इजी होता है। बस आप इसे घबराएं नहीं और इसे करने की आदत डालें। और ये कॉम्प्रिहेंशन पैरा पढ़ने के बाद नीचे बस 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, जो कि आपको बहुत ही इजीली यहाँ से ढूंढने पे मिल जाएंगे। और मैं वोकैबुलरी के वीडियोस में इनको टारगेट करके इसमें से एक कठिन शब्दों को ढूंढ के वहां पे दे देती हूँ मीनिंग में। और आज जस्ट अ मिनट जूम इन में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। तो यहाँ दिया है स्पॉट द राइट आंसर सीन बिलो एज अ लोगो, विच वर्ड ऑर्गेनाइजेशन डज इट सिंबल। तो ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये किस ऑर्गेनाइजेशन का है, यहाँ पे कई नाम दिए हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, यूनेस्को का है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये है यूनाइटेड नेशन का सिंबल इसका। अब हम आगे हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, विकिपीडिया अ डेली सर्च, और यहाँ का पहला टॉपिक है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। बच्चों, जब से चाइना के जो रॉकेट, जिसका मैंने अपने ब्लॉग में जिसका मैंने अपने ब्लॉग में एक आर्टिकल भी लिखा है, जो कि हिंदू न्यूज़पेपर ने भी यहाँ पे पब्लिश किया था, री इंटर किया है वापस अर्थ के एटमॉस्फेयर ने। उसके बाद से स्पेस की बातें बहुत ज़्यादा होने लग गई हैं। तो चलिए हम आज इसको देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है ये बहुत सारे देशों ने मिल के बनाया है, पर मेनली जिसने इसमें हेल्प करी है वो देश है USA, रूस
ठीक है, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मिलके बनाया है, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा लगाया होगा, बट अभी अभी ऐसा पता चला है कि रशिया इससे क्विट कर रहा है। खैर अलग बात है। उसके बाद ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित है, क्योंकि पृथ्वी की 2 कक्षाएं हैं, एक लोअर ऑर्बिट, एक हायर ऑर्बिट। एंड 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी अलग अंतरिक्ष योजनाओं को एक में विलय कर दिया था, यानी मिला दिया था। और जैसे कि आपको सुना ही होगा, चीन अपना अलग बना ही रहा है और 2022 तक उसको 24 तक उसको अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लेना है, जिसकी वजह से वो जो अभी दुर्घटना हुई है मालदीव के पास में ही उसका रॉकेट आके गिरा है, वो भी हिंद महासागर में, वो भी अनफॉर्चुनेटली कि मालदीव पे नहीं गिरा। तो इस वजह से हमें ये जानना चाहिए कि चीन अपना अलग अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है और 1998 में इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था और यह अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है और पृथ्वी की आश्चर्यजनक तस्वीरें साझा करता है और इसने ऑरोरा की खूबसूरत तस्वीरें भी पृथ्वी पे भेजी हैं। तो ऑरोरा आप जानते हैं क्या होता है? ऑरोरा बच्चों ये वेव्स होती हैं जो कि पृथ्वी के वातावरण में आते ही इनका कलर आ जाता है। तो ये मेनली पोल्स पे दिखती हैं, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, और इनके अलग अलग नाम होते हैं। ये थोड़ी ज्योग्राफी है और आपको अगर पता हो कि ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं उसमें घुस जाती हूँ, तो आपको थोड़ा सा सहना पड़ेगा। और ऑरोरा जो है ये नॉर्थ में जब ऑरोरा दिखती है तो इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और साउथ में ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम ऑरोरा के बारे में देख लेते हैं। ऑरोरा को अक्सर ध्रुवीय प्रकाश के रूप में भी जाना जाता है और यह आकाश में प्रकृति का प्राकृतिक प्रदर्शन है जो कि ज्यादातर आर्कटिक और एंटार्कटिक के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाता है और इसका नाम भोर की रोमन देवी के नाम पे रखा गया है और ये सौर हवा के कारण मैग्नेटोस्फेयर में गड़बड़ी का परिणाम है और अक्सर वे सौर हवा और मैग्नेटोस्फेरिक प्लाज्मा दोनों में जब इनमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो ये ऑरोरा दिखते हैं। सौर मंडल के अधिकांश ग्रह, कुछ प्राकृतिक उपग्रह और धूमकेतु भी ऑरोरा की मेजबानी करते हैं, जबकि ऑरोरा आर्कटिक और एंटार्कटिक में उसके आसपास ही देखा जाता है। और आर्कटिक क्षेत्र में कई प्रकार के जानवरों का निवास स्थान है और इसमें बारहसिंगा भी शामिल है, आर्कटिक यानी उत्तर की तरफ। और रेंडियर हमारा लास्ट यहाँ पे वर्ड था, तो हम रेंडियर ये होता है, देख लीजिए। तो रेंडियर इज अ स्पीसीज ऑफ अ डियर विथ सर्कमपोलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेंडियर जो है सर्कमपोलर मतलब रेंडियर बारहसिंगा की एक प्रजाति है और ये मेनली उत्तरी ध्रुव यूरोप, सार्बिया और अमेरिका के आर्कटिक, उप आर्कटिक, टुंड्रा पहाड़ी क्षेत्रों के मूल निवासी हैं और ये प्रवासी और अप्रवासी दोनों आबादियों में शामिल हैं। और प्लिस्टोसीन युग के अंत में बारहसिंगा दक्षिण में आए, जैसा कि टेनेसी, अल्बामा इत्यादि क्षेत्रों में देखे गए। जंगली हिरण की बड़ी आबादी अभी भी नॉर्वे, फिनलैंड, साइबेरिया, ग्रीनलैंड, अलास्का और कनाडा में पाई जाती है। साइबेरियाई टुंड्रा रेंडियर झुंड में गिरावट देखी गई है। मृग की कुछ प्रजातियों को न्याला कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही कम होते जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। न्याला हमारा लास्ट वर्ड है और न्याला एक मृग की प्रजाति है और ये देखिए कितने सुंदर हैं, पर ये बहुत ही कम बचे हैं। तो न्याला के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं। तो न्याला दक्षिण अफ्रीका का मूल निवासी है और मृग के परिवार से है और ये मुख्य रूप से सुबह और दोपहर में सक्रिय होता है और यदि तापमान 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है तो ये और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है और शाकाहारी के रूप में ताजे पानी, फल, पत्ते, घास इत्यादि खाता है और खुले स्थानों पे रहता है। न्याला मलावी, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, स्वाजीलैंड, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में पाया जाता है, लेकिन इसके लगातार घटती जनसंख्या के कारण चिंता का विषय है और ये IUCN की लिस्ट में शामिल है। और ये न्यूज़पेपर के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है बाय करने के लिए,
तो आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और डिटेल देख सकते हैं। और आज फेस टू फेस में हैं, आप क्या इन्हें पहचानते हैं? Can you identify this person? This former India cricketer has been appointed the head coach of the Indian women cricket team. Very important है ये नाम, आपको जरूर पता होने चाहिए। तो ये है रमेश पवार, अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। ठीक है, ये है रमेश पवार जी और इन्हें इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम का हेड कोच नियुक्त किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, सबको पता होनी चाहिए कि मेंस की जो क्रिकेट टीम है वो उसके बारे में सबको खबर होती है, पर वुमेन्स क्रिकेट टीम को इतना ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और ये है आज की सुर्खी। और इसके बाद है स्पोर्ट्स न्यूज़ है। और आज का न्यूज़पेपर यहीं पे ख़त्म होता है। और प्लीज़ आप लोग न्यूज़पेपर को शेयर जरूर करिए, खासकर ऐसे बच्चों के साथ जो बहुत अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ने जा रहे हैं। वो शायद इस बेसिक न्यूज़पेपर से खुद को स्टार्ट करेंगे तो उनकी इंग्लिश पक्का अच्छी होगी। और मैं अपने न्यूज़पेपर पे अपने साइट पे वोकैबलरी भी डाली हूँ जो कि क्लास 3 to 8th 10th के बच्चों के लिए होगी। और द हिंदू प्रॉपर जो न्यूज़पेपर है उसकी भी वोकैबलरी मैं आज से डालना शुरू कर रही हूँ, एडिटोरियल की, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए होगी और उन्हें बड़े क्लास के भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस न्यूज़पेपर को शेयर जरूर करिए। और आपको जो भी अपने सुझाव देने हैं वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं तभी इम्प्रूव कर पाऊंगी। और मैंने काफ़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करी है खुद से। मुझे भी कोई बताने वाला नहीं है, अपनी टीम में मैं खुद अकेली हूँ और खुद से ही जितना हो सकता है करती हूँ। और मेरी वेबसाइट पे जरूर जाइए जिसका एड्रेस है www.studyforthebetterfuture.com। प्लीज जाइए, विजिट करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरे हर आर्टिकल या जो भी इम्प्रूव करना है, नहीं अच्छा लग रहा है, जो भी है आप बताइए, लाइक डिसलाइक कुछ भी करिए, पर वीडियोस को पूरा देखिए और जो भी सुझाव देने हैं दीजिए। मैं कल फिर आती हूँ आपको नए न्यूज़पेपर के साथ। जब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय।